हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट एरिदमियाज. सो व्हाट आर एरिदमियाज? एरिदमियाज इज डिफाइंड एज द एबनॉर्मेलिटी इन द नॉर्मल हार्ट रिदम और द हार्ट रेट. हमें पता है कि जो एक नॉर्मल हेल्दी हार्ट होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है. अगर इस रिदम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसकी जो ये हार्ट बीट की जो रिदम है, मीन्स नंबर ऑफ द बीट्स इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, तो इसको हम एरिदमिया बोलते हैं. एंड दिस इम्पेयर्स द एबिलिटी ऑफ द हार्ट इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड. If we see the normal healthy heart, there is SA node which is the pacemaker. It is having the property of automaticity. It can depolarize and trigger the action potential without any help of the external stimuli. जब भी SA node किसी भी impulse को generate करता है, then this impulse sweeps over the walls of the atria and then the atria contracts. Then the impulse get transmitted to the AV node, and from the AV node it get transmitted to the bundle of the His, and then to the right bundle branch and the left bundle branch. From there it reaches the Purkinje fibers, and at last the ventricles also contract. We have seen that a single impulse which is generated from the SA node, it causes the contraction of the complete heart. If there is any abnormality in the automaticity of the SA node, or during the any point in the pathway, मीन्स इन द कंडक्टिंग पाथवे में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है या फिर ऐसे नोड की ऑटोमेटिसिटी में कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, देन इट इज़ द कॉज ऑफ द एरिदमियाज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्शन पोटेंशियल इन कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डिक सेल. देखिए, हमारे पास हार्ट के अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती है कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डिक सेल जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, और दूसरी होती है नोडल सेल. फॉर एग्जांपल, इन द ऐसे नोड वी आर हैविंग द नोडल सेल जो कि एक्शन पोटेंशियल या फिर इम्पल्स को जनरेट करती है. And the action potential in the contractile cardiac cell is only stimulated by the impulse generated by the nodal cell. जब nodal cell generate करेंगे अपनी impulse को, तभी उसी से stimulate होकर contractile cardiac cell अपनी impulse को generate करती है. So here I have shown the action potential of contractile cardiac cell. In the x-axis we are having the time, and on the y-axis we are having the membrane potential. Number first phase shown by the black pen, it is the resting phase. The resting membrane potential is minus 90 millivolt, and the zero phase is the phase of the depolarization. During this phase the sodium influx take place through the fast sodium channels, and जो हमारा membrane potential है वो increase होता है from minus 90 to positive. एंड दिस रेट ऑफ द डीपोलराइजेशन डिटरमाइन द कंडक्शन. जितना ज़्यादा रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होता है उतनी ही ज़्यादा हमारे पास कंडक्शन स्पीड होती है. सो अगर हम सोडियम ब्लॉकर्स देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कंडक्शन जी डीपोलराइजेशन है ये स्लो हो जाती है, इसलिए जो कंडक्शन स्पीड होती है हमारे पास वो भी स्लो हो जाती है. सो नेक्स्ट फेज़ इज़ द फेज़ ऑफ द स्लो रीपोलराइजेशन, द फर्स्ट फेज़. इस फेज़ में क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है उसका इफ्लक्स होने लग जाता है. इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है एंड द रीपोलराइजेशन टेक प्लेस. नंबर सेकेंड फेज इज द प्लेट्यू फेज. इन दिस फेज द पोटेशियम इफ्लक्स टेक्स प्लेस एंड द कैल्शियम इनफ्लक्स टेक प्लेस. बट द पॉइंट हियर टू बी नोटेड दैट द पोटेशियम इफ्लक्स इज बैलेंस्ड बाय द कैल्शियम इनफ्लक्स. देयरफॉर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट. एंड इसी फेज़ में हमारे पास जो कॉन्ट्रेक्टाइल कार्डिक सेल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़. नेक्स्ट नंबर थर्ड फेज़ इज़ द फेज़ ऑफ द रीपोलराइजेशन. इन दिस फेज़ द पोटेशियम इफ्लक्स टेक प्लेस इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, सो द मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीजेज एंड द रीपोलराइजेशन टेक प्लेस. The action potential reaches to the resting membrane potential. From the phase 0 up to the phase 3, this phase is known as the effective refractory period, because in this phase the cardiac cell cannot be stimulated again, and if we apply another stimulus, then no propagated action potential can be generated. So now we will study about the action potential in the cardiac pacemaker cell. Here we are having the three phases. Phase 0 which is depolarization, phase 3 repolarization, and phase number 4 which is the resting phase. In the diagram, the x-axis we are having the time, and on the y-axis we are having the membrane potential. So number first phase is the resting phase. हमारा जो resting membrane potential होता है, it is not stable. It keeps on fluctuating because of the influx of the funny sodium and the calcium ions. And when the membrane potential reaches the threshold level, that is minus 40 millivolt, then the voltage gated calcium channels opens and the influx of the calcium take place, because of which the membrane potential increases from minus 40 millivolt to plus 40 millivolt, and this phase is known as the phase of the depolarization. When the calcium channel blockers are given, then they block the depolarization and they block the automaticity of the SA node.
Number third phase is the phase of the repolarization. During this phase, the potassium efflux take place, because of which the membrane potential falls from -40 to -60 millivolt. Phase is known as the phase of the repolarization. So now we will study about the mechanism of the arrhythmias and the pathogenesis of the arrhythmias. Arrhythmias are because of two ways. Number first is abnormal impulse generation, or there can be abnormal impulse conduction. Abnormal impulse generation, it can be because of the triggered activity or the abnormal automaticity. Abnormal automaticity, it take place in the nodal cells, whereas the triggered activity it occurs in the contractile cardiac cells. देखिए, जो हमारा एक नॉर्मल हार्ट होता है वो 72 to 74 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, लेकिन बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी इन द नोडल सेल्स, इफ़ देयर इज द रिडक्शन इन द रिदम, इट मीन्स अगर हमारा जो ऐसे नोड है उसकी जो ऑटोमेटिसिटी होती है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया. एंड इफ़ द रिदम इट इंक्रीजेज beyond 80 beats per minute, then it is known as the sinus tachycardia. And the abnormal impulse generation can be because of the triggered activity in the contractile cardiac cells, because of which the abnormal depolarization take place. Abnormal depolarization, or we can say the abnormal action potential, immature action potential, or the ectopic beats. Ectopic beats means immature depolarization. एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, टेकिकार्डिया हो जाता है. एंड दीज एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन आर ऑफ टू टाइप. नंबर फर्स्ट इज द अर्ली एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन एंड द अदर इज द डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन. So early after depolarization, in the diagram you can see the action potential in the contractile cells. Here we are having the resting phase, the depolarization phase, then the early depolarization, plateau phase, and then the repolarization phase. In the early after depolarization, the abnormal depolarization are produced during the late second phase and the फेज़ नंबर थर्ड, दैट इज़ जो हमारा प्लेटू फेज़ होता है उसके लेट फेज़ में, एंड जो रिपोलराइजेशन फेज़ होता है उसके अर्ली फेज़ में हमारे पास ये एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिनकी वजह से एबनॉर्मल हार्ट बीट एंड द टेकिकार्डिया हो जाता है. वी शुड रिमेंबर दैट इन द फेज सेकेंड, these abnormal depolarization or the extrasystole is because of the increased influx of the calcium, and in the phase number third, the extrasystoles are because of the opening of the sodium channels, the influx of the sodium. Since these immature depolarization or the extrasystole, they are produced before the repolarization phase, therefore they are known as the early after depolarization. And during these phases, if we give the sodium and the calcium blockers, then these extrasystoles or the immature depolarization can be prevented, therefore the tachycardia can be prevented. Next are the delayed after depolarization. In this phase, the abnormal depolarization are produced ड्यूरिंग द लेट थर्ड फेज, मतलब जो रिपोलराइजेशन फेज होता है उसके लेट फेज में हमारे पास दीज इमेच्योर एक्स्ट्रासिस्टोल्स आर प्रोड्यूस्ड. दीज आर बिकॉज ऑफ द increased cytosolic calcium or because of the production of the catecholamines or the stimulation of the catecholamines. So अगर इस phase में हम बीटा ब्लोकर्स देते हैं, then they decreases the stimulation of catecholamines and these extrasystoles can be prevented. So I hope आप सभी को ये EAD and DAD अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे पॉसिबल जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ. Now the next mechanism of the arrhythmia is the abnormal impulse conduction. Here we are having the heart block and the re-entry. Heart block में क्या होता है कि excessive vagal stimulation हो जाती है, जिसकी वजह से जो conduction है from the SA node to the AV node it get blocked. So this is known as the AV block. And the most important factor is the re-entry. Here in the diagram I have shown the Purkinje fiber. The Purkinje fiber is having the two branches, first branch and the second branch. So when the wave of the depolarization reaches the Purkinje fiber, then it get distributed in both the branches, and from there it get distributed to the other area. So this is the normal case of the conduction. But in the second diagram you can see that in the second branch here is a block because of any ischemia. So it is a forward block means that the impulse cannot be propagated in the forward direction in branch second. The wave of the depolarization turns toward the first branch and it get distributed to the other area. But in the diagram number third, what happens that when there is a block in the second branch, so the wave of the depolarization which is coming to the Purkinje fiber, it get redirected toward the branch first and then it moves towards the branch number third.
और आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ब्लॉक है ये फॉरवर्ड ब्लॉक है। इट मीन्स यहाँ से सिर्फ फॉरवर्ड इम्पल्सेस ही ब्लॉक हो रही हैं, बट ये जो थर्ड ब्रांच में इम्पल्स हमारे पास टर्न हुई है ये बैकवर्ड हमारे पास यहाँ पे फ्लो करती है टुवर्ड द ब्रांच नंबर सेकेंड, एंड बैकवर्ड फ्लो की वजह से ये ब्रांच नंबर सेकेंड देन ब्रांच नंबर फर्स्ट में एंटर करती है, एंड इसकी वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा सिस्टोल्स की जनरेशन होती है, which are the abnormal depolarization we have seen earlier. Because of this circular flow of the impulse again and again in the same place, the abnormal depolarization take place. So अगर हमें इसे prevent करना है, we are having the two ways. नंबर फर्स्ट है कि जब फेज फर्स्ट में इम्पल्स ट्रैवल करती है तो हम क्या करेंगे कि वहाँ उस टाइम पे वहाँ का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं. तो अगर हम रिफ्रैक्टरी पीरियड इंक्रीज़ कर देंगे देन दिस एबनॉर्मल डिपोलराइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड, एंड द वे इज़ वी कैन यूज़ द पोटेशियम ब्लॉकर्स. एंड द नंबर सेकेंड इज़ दैट वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द propagation of the wave in the branch number first. Again for this we have to give the potassium blockers. So now we will study about the different types of the arrhythmias. We are having the 4 type of arrhythmias. Number first is ventricular arrhythmia, arterial arrhythmia, sinus node arrhythmia, and then atrioventricular AV block. So number first, ventricular arrhythmias. They originate from the ventricle. Number first is ventricular extrasystole. They are the premature ectopic depolarization or the beats in the ventricles. We have discussed in very detail the early after depolarization and the late after depolarization. So these type of the ventricular extrasystoles or the beats are because of those two mechanisms we have discussed in the pathogenesis. Number second is ventricular tachycardia. In this the excessive ventricular rate of the contraction, जो ventricles का rate of contraction होता है वो increase हो जाता है. Number third is ventricular fibrillation. Here we are having the uncoordinated ventricular contraction. It is an emergency because the cardiac output it decreases to 0. Number second type is atrial arrhythmias. ये इसमें हमारे पास क्या होता है, जो abnormality होती है it take place within the atrium. नंबर फर्स्ट इज द एट्रियल एक्स्ट्रासिस्टोल. इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रासिस्टोल और द प्री मैच्योर डीपोलराइजेशन होती है इट टेक प्लेस विद इन द एट्रिया. नंबर सेकेंड इज पैरोक्सोसाइमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया. हियर द एट्रियल टेकिकार्डिया जो रेट ऑफ द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है it get increased to 150 to 200 beats per minute. Number third is atrial flutter in which the atrial rate increases to 200 to 350 beats per minute. Number fourth is atrial fibrillation. Here the uncoordinated contraction of the atria take place. The beats increases to 350 to 500 per minute and the ventricular beats increases to 100 to 160 per minute. Number third is sinus node arrhythmias. यहाँ पर क्या होता है कि जो abnormality होती है वो it take place within the automaticity of the SA node. अगर हमारे पास जो SA node है वो लेस देन 60 बीट्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है देन इट इज़ नोन एज द साइनस ब्रेडिकार्डिया. अगर हमारे पास जो SA नोड है वो इम्पल्सेस प्रोड्यूस करता है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट देन इट इज़ नोन एज द साइनस टैकीकार्डिया. एंड नंबर फोर्थ इज एट्रोवेंट्रिकुलर AV ब्लॉक. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड कंडक्शन ऑफ द थ्रू द AV नोड. इसमें क्या होता है कि जो वेगल स्टिमुलेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से जो इम्पल्स है फ्रॉम SA नोड टू AV नोड वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती है, वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है. ठीक है ना. एंड इट इज़ ऑफ 3 टाइप, द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री. सो आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा. जो भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं आप सबको समझाने के लिए. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.